तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर केल ने फाइनली रिताना के जंगल के अंदर से उस फायर को बुझा दिया था, जिसकी वजह से रिताना और उसके ट्राइब वाले केल से काफी खुश थे और रिताना ने उसे विला बनाने के लिए परमिशन भी दे दिया था। इन सब के बाद केल डिसाइड करता है कि वह अब वैनियन से ब्लैक ड्रैगन का रिवेंज लेकर रहेगा, जिसके लिए वह ओडियस से मिलता है और ओडियस की हेल्प से वह वैनियन को किडनैप कर लेता है और काफी लंबे समय बाद फाइनली ब्लैक ड्रैगन वैनियन से अपना रिवेंज लेता है और वैनियन को तड़पाने के बाद उसे हील करने के बाद स्टैन फैमिली के अंदर छोड़ दिया जाता है, जहां पर टेलर ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। और अब आगे अगले सीन में हम ड्रैगन को देखते हैं, जो काफी खुशी से खाने को खा रहा था, क्योंकि काफी लंबे समय बाद उसने फाइनली अपने रिवेंज को ले लिया था। तभी टेलर केल से कहता है, यंग मास्टर केल, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अब थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं आपसे मिल ही नहीं पाऊंगा और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद आप और भी ज्यादा बिजी रहेंगे। टेलर की सभी बातों को सुनकर केल भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तभी टेलर केल से पूछता है, यंग मास्टर केल, आपने जैसा मुझे बताया था कि वैनियन के लिए काफी सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा मेरे फादर के लिए काम करते हैं। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वैनियन मार्केस स्टैन के ऑर्डर के अंडर ही ब्लैक ड्रैगन को टेम करने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से मार्केस स्टैन फैमिली का लॉ काफी ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बाद वैनियन को मौत की सजा मिलेगी। हम वैनियन को देखते हैं, जो पूरी तरीके से ट्रॉमाटाइज हो गया था और कहता है, यह सब बस उसी ड्रैगन की वजह से हो रहा है, यह बस उसी ड्रैगन की गलती है। तभी टेलर कहता है, अगर ऐसी बात है और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो मुझे आपके ऊपर यकीन है। तभी साइड से केज कहती है, चलो बातें करना बंद करते हैं और इन सभी बोतलों को खाली करते हैं। यह सुनकर वे दोनों भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। और फिर टेलर केल के गिलास को भरते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं एक ना एक दिन आपको इसके लिए पे बैक जरूर करूंगा। यह सुनकर केल भी कहता है, हाँ मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आप जरूर एक दिन पे बैक करेंगे। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर केल ओडियस के साथ था और फिर ओडियस से कहता है, ओडियस, सभी चीजें काफी अच्छी तरीके से हुई हैं। यह सुनकर ओडियस कहता है, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि आपने मुझे इन सभी कामों के लिए काफी सारे पैसे दिए थे। तभी केल अपनी कैरेज के अंदर जाते हुए कहता है, फ्यूचर में चलकर मैं तुमसे फिर से कांटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। केल की बात को सुनकर ओडियस परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, इनके साथ फ्यूचर में चलकर काम करना काफी डिफिकल्ट और खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें फिर से देखना चाहता हूँ। तभी केल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेसमेंट को अच्छी तरीके से संभाल लोगे। बेसमेंट के नाम को सुनकर ओडियस घबरा जाता है और कहता है, मैं उसे पूरी तरीके से क्लीन कर दूंगा। और फिर अपने मन में कहता है, उस बेसमेंट को देखकर मेरी रूह कांप गई थी। आखिरकार कौन ऐसा कहता है कि यंग मास्टर काफी ही ज्यादा दयालु है, असल मायनों में यह काफी ही ज्यादा क्रूअल है। तभी केल ओडियस से आगे कहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में बिकॉक्स को नहीं बताओगे जो हमारे बीच बात हुई है। और फिर वहां से जाते हुए कहता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर से हो। और ओडियस केल को झुककर ग्रीट करता है और फिर केल अपनी कैरेज के साथ वहां से जाने लगता है, जिसे पीछे खड़ा ओडियस देख रहा था। अगले सीन में हम कैरेज के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिल्वर और रेड कहते हैं, मैं काफी बोर हो रहा हूँ। और उन सभी को देखते हुए केल अपने मन में कहता है, क्या वे तीनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तभी चोइहान कहता है, हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। चोइहान की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, क्या सच में चोइहान यहाँ पर आ चुका है। और फिर चोइहान से कहता है, क्या जब तुम ब्रेक किंगडम जा रहे थे तो यहाँ पर आए थे, और क्या तुमने ब्रेक किंगडम के अंदर कोई परेशानी खड़ी की थी। यह सुनकर चोइहान अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं। चोइहान की सभी बात
बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है, ब्रेक किंगडम के बारे में मुझे पहले से ही क्राउन प्रिंस ने सब कुछ बता दिया। और फिर चोई हान से पूछता है, लेकिन क्या जब तुम वेस्ट रीजन से गुजर रहे थे तो क्या तुमने टेन पीक माउंटेन को देखा था? चोई हान कहता है, नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा माउंटेन है? यह सुनकर केल उसे बताता है, रोन किंगडम के अंदर टेन पीक माउंटेन है जो बिल्कुल उंगलियों की तरह दिखती है। यह सुनकर चोई हान कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा कुछ देखा था और हम उसी रास्ते से वापस आए थे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। और अगर मैंने ऐसा कुछ देखा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे यह याद होता। यह सुनकर केल उससे कहता है, मैं इसे जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस था क्योंकि 1 साल बाद मैं वहां पर जाने वाला हूँ। चोई हान हैरान होते हुए कहता है, क्या 1 साल बाद? तभी केल अपने मन में कहता है, हाँ बिल्कुल, पूरे 1 साल बाद हम टेन माउंटेन पीक पर जाएंगे और वहीं पर मुझे मेरा आखिरी एंसेंट पावर मिलेगा और यह अच्छा रहेगा कि हम सभी लोग एक साथ जाएं। यह सुनकर चोई हान कहता है, यह सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वह एक टेन पीक है तो मुझे नहीं लगता कि उसके आसपास कोई विलेज होगा। यह सुनकर केल कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? असल में वहां पर, लेकिन वह चुप हो जाता है और फिर कहता है, नहीं, वहां पर कोई विलेज नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है, हाँ बिल्कुल, वहां पर कोई विलेज नहीं है और वहां पर ना ही कोई इंसान रहता है। वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें नेचर से प्यार है और जो लोग ड्रैगन की पूजा करते हैं, यानी कि एल्वन विलेज। और फिर हमें एल्फ के बारे में बताता है, एक मिस्टीरियस रेस जो इंसान से काफी दूर रहती है एक विलेज में और हमेशा इल्यूजन मैजिक का यूज करती हैं जिससे कोई भी उन लोगों को ना ढूंढ पाए। और ऊपर से वे लोग स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उनका अपीयरेंस काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और उन्हें उन लोगों में काफी इंटरेस्ट है जो लोग कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं। असल में नोवेल के अंदर जब चोई हान ब्रेक किंगडम से वापस आ रहा था तो वह टेन माउंटेन पीक गया था जहाँ पर उसने अचानक से एल्विन विलेज को ढूंढ लिया और वहाँ पर उसकी मुलाकात किसी से हुई, एक ऐसा एल्फ जो दूसरों को हील कर सकता है, पेंड्रिक। और उसी के मौत के बाद लॉक बर्जर्क मोड में चला गया था। तो इसका मतलब वह अभी भी जिंदा होगा क्योंकि चोई हान उससे अभी भी नहीं मिला और ना ही उसने उसके साथ कोई पार्टी फॉर्म की है। और अगर हम किसी काम की वजह से टेन माउंटेन पीक जाते भी हैं तो हम एल्बन विलेज को इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी के लिए हमें उससे कोई काम नहीं है। तभी ड्रैगन साइड से कहता है, यह सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, मैं भी 1 साल बाद वहां पर जाना चाहता हूँ। ड्रैगन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, मैं वहां पर ड्रैगन को नहीं लेकर जा सकता क्योंकि वे लोग रोन को एक गॉड की तरह ट्रीट करेंगे। और फिर ड्रैगन से पूछता है, रोन, क्या तुम क्राउन प्रिंस के मैजिक के बारे में जानते हो? यह सुनकर ड्रैगन कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं महान हूँ। अगले सीन में हम क्राउन प्रिंस का सीन देखते हैं जहाँ पर केल उसके सामने उसी डेड माना को रखता है जो उसे वेल किंग के जरिए मिला था। क्राउन प्रिंस पूछता है, आखिरकार ये क्या है? केल कहता है, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। और फिर क्राउन प्रिंस की काफी ही ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, रुक जाओ। और फिर उस डेड माना को ओपन करता है। उसके सेंट को फील करते हुए ड्रैगन कहता है, इसका स्मेल तो उसी दलदल की तरह है। लेकिन उस डेड माना को देखकर क्राउन प्रिंस काफी हैरान होता है। तभी केल कहता है, योर हाइनेस, लेकिन यह चीज फ्री में नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है, रोन किंगडम के सभी क्राउन प्रिंस के बाल ब्राउन कलर के होते हैं। और फिर ड्रैगन की बात याद करता है जहाँ पर ड्रैगन ने कहा था कि क्राउन प्रिंस ने अपने बाल को मैजिक की हेल्प से डाई किया हुआ है और असल में उसका बाल किसी और कलर का है। केल आगे अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि क्राउन प्रिंस के पास किस तरह की पावर है, लेकिन देखने से वह कोई डीमन नहीं लगता, ना ही कोई नेक्रोमेंसर। और फिर मुस्कुराते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है, मैंने सुना है कि साउथ के किंग के ब्लड के अंदर डार्क एल्फ का ब्लड है जिनका स्किन टोन काफी डार्क होता है। और फिर काफी सीरियस होकर पूछता है, क्या हो अगर आप भी एक डार्क एल्फ हो? यह सुनकर क्राउन प्रिंस शांत हो जाता है और फिर काफी सीरियस होकर कहता है, ओ अच्छा, तो लगता है मैं पकड़ा गया। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि मैंने सही कहा।
तभी केल हमें डार्क एल्फ के बारे में बताता है जिनके पास डार्कनेस एट्रीब्यूट होता है और वे लोग डेड माना का यूज कर सकते हैं। पास्ट में वे लोग ग्रेवयार्ड और डिसीज वाले लोगों के साथ रहते थे जिनकी वजह से सभी लोग उन्हें नफरत करते थे और वे लोग एल्फ से भी ज्यादा छुपकर रहते थे। तभी क्राउन प्रिंस डेड माना को टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है, तो आप क्या चाहते हैं? यह सुनकर केल कहता है, आपका इससे क्या मतलब है, क्योंकि यह मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, लेकिन फिर भी यह फ्री में नहीं है। केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस काफी जोरों से हंसने लगता है और कहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको और किसी रीजन की वजह से नहीं बुलाया था। और फिर केल से आगे कहता है, तो अब आप आगे कुछ भी नहीं कहने वाले और यह चीज फ्री में नहीं है। केल कहता है, हाँ आपने सही कहा। उस डेडमाना को देखते हुए क्राउन प्रिंस अपने मन में कहता है, इनके पास मेरे बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे ये सेकंड प्रिंस या फिर थर्ड प्रिंस को बता सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ एक डील करना चाहते हैं। तभी क्राउन प्रिंस केल से पूछता है कि आपको पूरा यकीन है कि आप हम में से एक नहीं है? यह सुनकर केल उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने उस डेडमाना को पी लिया तो मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। लेकिन क्राउन प्रिंस काफी परेशान था और अपने मन में कहता है, मेरे आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ मेरे भाई और मेरे मदर को पता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बारे में यंग मास्टर केल को कैसे पता चला। तभी साइड से ड्रैगन कहता है, इंसान चिंता मत करो, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी केल क्राउन प्रिंस की तरफ उस डेडमाना को आगे करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत है। यह सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इससे और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन क्या इसके अंदर कोई पॉइजन है? केल कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर से यह आइटम काफी रेयर है और हम इसे ड्रैगन का डेडमाना कह सकते हैं। केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस काफी हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है, मरे हुए ड्रैगन के डेडमाना को हासिल करना और उसे एक बॉटल के अंदर बंद करना काफी मुश्किल का काम है। अगर मैंने इस डेडमाना का यूज किया तो मैं काफी ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और फिर केल से कहता है, तो आप मुझे इन सब के बारे में नहीं बताना चाहते और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे इस तरह के रेयर आइटम को दे रहे हैं। केल कहता है, आखिरकार आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं आपके इस इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और मैं आपको यह बात भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इस इंफॉर्मेशन के बारे में कहां से पता चला। और फिर अपने मन में कहता है, इस किंगडम को और भी ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रे किंगडम और रोन किंगडम सबसे ज्यादा कमजोर हैं और अभी के लिए विपर किंगडम और टुनका सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। और जल्द ही नॉर्थ के तीनों किंगडम यहाँ पर आने वाले हैं, जिसके बारे में क्राउन प्रिंस को पहले से ही सब कुछ पता है और वह इन सब की तैयारी कर रहा है और विपर किंगडम के सभी मेजेस को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि हम वाइवर्न किंगडम के सामने खड़े होने वाले हैं, जिनके पास वाइवर्न नाइट हैं जो काफी ही ज्यादा खतरनाक है और वाइवर्न नाइट पूरे आसमान के ऊपर राज करते हैं और उनके सामने यह किंगडम कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे आराम की जिंदगी के लिए इस रोन किंगडम को सरवाइव करना होगा। इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत है, क्योंकि किसी को अपना दुश्मन बनाने से अच्छा उसे अपना दोस्त बना लो। और फिर क्राउन प्रिंस से कहता है, योर हाइनेस, और क्या आपको मैजिक टावर भी चाहिए? केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि केल को क्राउन प्रिंस की मन की सभी बातें पहले से ही पता थी। तभी क्राउन प्रिंस केल से कहता है, यंग मास्टर आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से मैं विपर किंगडम में उन सभी मेजेस के पास अपने मैसेज को भेज पाया। और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं मैजिक टावर को फिर से रिस्टोर करना चाहता हूँ। और फिर केल से कहता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो पाएगा, क्योंकि आपको कमांड देना काफी मुश्किल है, इसलिए आप इसे एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं। केल कहता है, मैं मैजिक टावर को फिर से रिस्टोर करने के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे सकता हूँ। यह सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाता है और पूछता है, तो इसके लिए तुम्हारा क्या कंडीशन है? केल कहता है, मैं आपको पूरे 2 साल बाद अपने कंडीशन के बारे में बताऊंगा। तभी केल अपने मन में कहता है, अगर मुझे सेफ और पीसफुल लाइफ जीनी है तो मुझे पैसों के अलावा काफी सारी चीजों की जरूरत है और मेरे फैमिली को लेकर एक काफी बड़ा हिस्सा अनएम्प्लॉयड
सेटिस्फाइड रहेगा तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं बिना किसी चिंता के आराम से जी सकूं और मेरे मन में जो आए मैं वो कर सकूं और जो मुझे मन करे मैं वो खा सकूं। इसलिए मैं यह सभी चीजें कर रहा हूँ। और फिर क्राउन प्रिंस से कहता है तो योर हाइनेस अब आपको इसके बारे में डिसाइड करना है कि आप मेरे साथ डील करना चाहते हैं कि नहीं। केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस भी सोच में पड़ जाता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पर काफी फायदा हो रहा है, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस डील के अंदर किसी चीज की कमी है। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है योर हाइनेस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह डील काफी अच्छा है, इसमें आपको और मुझे दोनों को फायदा होगा। केल को मुस्कुराता हुआ देखकर क्राउन प्रिंस अपने मन में कहता है मैं सच में नहीं बता सकता कि यह पर्सन क्या सोच रहा है। तभी केल क्राउन प्रिंस से कहता है तो योर हाइनेस अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर केल हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर था, जहाँ पर केल हांस से कहता है क्या कुछ हुआ है। यह सुनकर हांस घबराते हुए कहता है यंग मास्टर असल में मिस्टर रॉन वापस आ गए। यह सुनकर बिकॉक्स कहता है क्या फादर वापस आ गए, लेकिन हांस काफी घबराया हुआ होता है और कहता है हाँ लेकिन उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं है और उनकी हालत काफी ही ज्यादा खराब है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी लोग रूम को खोलकर अंदर आते हैं, लेकिन केल काफी ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा बिकॉक्स घबरा जाता है और फिर चिल्लाते हुए रॉन की तरफ आगे बढ़ता है। तभी हम रॉन को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी पर बैंडेज लगे थे और उसका पूरा हाथ कटा हुआ था। केल पूछता है रॉन आखिरकार तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ। रॉन कहता है असल में वहाँ पर काफी कुछ हो गया था। तभी केल हांस से कहता है हांस जल्दी से बाहर जाओ। केल के ऑर्डर को सुनकर हांस उस कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी हम बिकॉक्स को देखते हैं जो अपने फादर के सामने बैठा था और हांस की ऐसी हालत देखकर सभी काफी उदास थे। तभी केल रॉन से पूछता है क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। रॉन कहता है हाँ बिल्कुल। केल पूछता है तो तुम मुझे बताओ आखिरकार एक ऐसा पर्सन जो लोमड़ियों का शिकार करने के लिए गया था आखिरकार उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। तभी रॉन अपनी मन में कहता है मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं जल्द ही मारा जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं अपने बेटे और कुछ लोगों के चेहरे को देखना चाहता था। और फिर कहता है मैं यहाँ पर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से आया था जब बिकॉक्स काफी छोटा था और जैसा सभी लोगों को पता है कि मैं एक असासिन हूँ और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में 5 सबसे बड़े असासिन फैमिली हैं जो वहाँ पर राज करती हैं और उनमें से एक फैमिली का मैं हेयर था, लेकिन मेरी फैमिली बर्बाद हो गई और इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसे डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। लेकिन असल में डार्क ऑर्गेनाइजेशन काफी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने लगा और वह पूरा ऑर्गेनाइजेशन काफी ही ज्यादा पावरफुल हो गया। मैंने उस पर्सन को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश की और मुझे फील हुआ कि मैं उस पर्सन को नहीं ढूंढ पाऊंगा क्योंकि वह पर्सन काफी ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक शांत लाइफ जीने लगा। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे उस पर्सन के कुछ निशान मिले। जब चोइहान कैसल के अंदर आया था तो उस दिन मैंने उसके बॉडी के ऊपर से डार्कनेस के स्मेल को फील किया था। यह सुनकर चोइहान खुद भी काफी हैरान हो जाता है। तभी हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड लेडी काफी ही ज्यादा बीमार थी और उससे चोइहान कहता है मैं आपके लिए फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जाकर मेडिसिन लेकर आऊंगा। यह सुनकर वह ओल्ड लेडी कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह जगह काफी ही ज्यादा खतरनाक है। चोइहान उस ओल्ड लेडी को बताता है मैं वहीं से आया हूँ इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं सेफली यहाँ पर आपके पास वापस आऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस से वापस आने के बाद उसे कुछ नहीं होता, लेकिन वह पूरा हैरिस विलेज तबाह हो जाता है और वह उसी कमरे के सामने खड़ा था जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। तभी चोइहान काफी गुस्से में कहता है तुम मुझसे ये मत कहना कि जिन लोगों ने हैरिस विलेज के ऊपर अटैक किया था उन्हीं लोगों ने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद किया। यह सुनकर केल भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, जिन लोगों ने हैरिस विलेज के ऊपर अटैक किया था और उन्हीं लोगों के ऑर्डर की वजह से मार्केस स्टैन फैमिली ने रॉन को बंद कर रखा था और उन्हीं लोगों ने कैपिटल के ऊपर अटैक
अटैक किया था, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे ब्लू वुल्फ ट्राइब को बर्बाद कर दिया। और इन सभी चीजों के पीछे बस एक ही पर्सन है जो इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तभी रॉन उन लोगों को आगे बताता है, अचानक से डार्क ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर पावर को गेन करना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि मेरे पास यही समय है कि मैं उन लोगों के बारे में जान सकता हूँ, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था जो मैं इतनी आसानी से कर सकता था। और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट कैसे आया, और वैसे भी मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। और फिर आगे कहता है, जब मैं कैपिटल के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मेरे पीछे डार्क ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग पड़ गए और मैं उन लोगों से भागने लगा, और इन्हीं सभी चक्करों में मैंने अपने एक हाथ को खो दिया और काफी मुश्किल से अपने लाइफ को बचा पाया। केल पूछता है, तो तुम्हें डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला? रॉन कहता है, हाँ आपने सही कहा। तभी केल पूछता है, रॉन क्या तुम्हें याद है कि किसने तुम्हारे एक हाथ को काटा था? यह सुनकर रॉन उसे बताता है, वह एक यंग मेज था और जो भी उसके सामने आता था वह उन सभी लोगों को काट डालता था। रॉन की सभी बातों को सुनकर केल को इतना अंदाजा हो जाता है कि वह पर्सन क्रेजी मेज है। तभी चोइहान काफी गुस्से में कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार क्रेजी मेज रॉन के एक हाथ को कैसे काट सकता है, क्योंकि रॉन क्रेजी मेज से काफी ही ज्यादा ताकतवर है और उसके पास असासिनेशन के अंदर काफी ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। तभी केल रॉन से पूछता है, रॉन यह अजीब स्मेल कहाँ से आ रहा है? यह सुनकर रॉन अपने पैरों के ऊपर से कंबल को हटाता है। अपने सामने का नजारा देखकर बिकॉक्स पूरी तरीके से घबरा जाता है और केल भी काफी हैरान होता है। हम रॉन के पैरों को देखते हैं जो पूरी तरीके से पॉइजनस होता है और असल में वह पॉइजन मरमिड का होता है। और तभी केल कहता है, तो इसका मतलब डार्क ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों की मदद मरमिड कर रहे हैं। और फिर अपने मन में कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे पहले से ही इसका अंदाजा था, और जब मैं पहली बार उन वेल से मिला था और उनसे बातें करने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि वे सभी मरमिड कुछ तो कर रहे हैं। और ऊपर से फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने के बाद अचानक से वे लोग और भी ज्यादा ताकतवर बन रहे थे। मैंने पहले इसके बारे में सोचा था, लेकिन मैं इन सभी मामले के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। और अगर मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मुझे उसे चोइहान को बताना होगा, और अगर यह मेरे सेफ्टी से रिलेटेड नहीं होता तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे लोग मेरे लोगों के साथ उलझ सकते हैं। और फिर काफी गुस्से में कहता है, आखिरकार वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और फिर अपने मन में कहता है, असासिन रॉन, इस पर्सन के ऐसे हालत को देखकर मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। और रॉन को इस हालत में देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि रॉन भी मेरे लोगों में से आता है। और फिर अपनी सीट से उठते हुए कहता है, क्या वे समुद्र के किनारे थे? रॉन उसे बताता है, नहीं, बल्कि वे लोग आइलैंड के ऊपर थे। तभी केल चोइहान से कहता है, चोइहान बेकार की बातों के बारे में सोचना बंद करो और जल्दी से म्यूलर को यहाँ पर लेकर आओ और उससे जल्दी से शिप के ब्लूप्रिंट को ले लो। और फिर रॉन से कहता है, और रॉन तुम भी हमारे साथ आ रहे हो, क्योंकि आखिरकार मैं कैसे अपने इंजर्ड असासिन को पीछे छोड़ सकता हूँ? तभी रॉन कहता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। और फिर बिकॉक्स से कहता है, बिकॉक्स जल्दी से जाकर सभी पार्टी को बता दो कि सभी चीजें पैक कर लें, क्योंकि हम जाकर रॉन के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। बिकॉक्स हैरान होकर कहता है, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, हाँ बिल्कुल इसका एक रास्ता है, लेकिन पहले भी मैंने इसका यूज किया है जब मैं उस वेल को बचा रहा था। और फिर रॉन से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम जाकर तैयारी करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर और भी लंबा जीने वाले हैं। केल के सभी ऑर्डर को पाकर वे सभी लोग उन सभी ऑर्डर को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। तभी रॉन पूछता है, यंग मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन और वे सभी मरमिड समुद्री रास्ते के पीछे पड़े हुए हैं। केल कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। और रॉन, क्या मैं तुमसे एक और बात पूछ सकता हूँ? रॉन कहता है, हाँ बिल्कुल। केल पूछता है, क्या उनमें से किसी ने तुम्हारे शकल को देखा था? यह सुनकर रॉन बताता है, वही मेज जिसने मेरे शकल को देख लिया था, और कोई भी उस मेज के अलावा किसी ने भी मेरे
शकल को नहीं देखा था और क्या यंग मास्टर आप डार्क ऑर्गेनाइजेशन से हेड ऑन फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है? यह सुनकर रॉन मुस्कुराता है और फिर हंसते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको फायदा होगा। केल कहता है, तुम काफी जल्दी मुझे समझ गए हो और फिर अपने मन में कहता है, मैं किसी भी परेशानी के अंदर नहीं पड़ना चाहता और काफी आसानी से अपने गोल को अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस डार्क ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर उस कमरे से जाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अब आराम करो। और फिर उस कमरे के बाहर आकर कहता है, मैं उन डार्क ऑर्गेनाइजेशन वालों को नहीं छोड़ूंगा, वे लोग अब बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। और रॉन की ऐसी हालत देखकर सच में केल काफी गुस्से में था। तभी ड्रैगन कहता है, कमजोर ह्यूमन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अपने मन में कहता है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर मरमेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग कौन हैं, लेकिन असल में वे काफी ही ज्यादा ताकतवर है और उनसे सीधा फाइट करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों को पता है कि मेरे पास ब्लैक ड्रैगन, चोई हान और रोजलिन है और वे लोग उन तीनों के स्किल के बारे में भी जानते हैं। इसलिए मुझे एक प्लान बनाना होगा जिससे मैं एक आराम की जिंदगी जी सकूं और खुद के साथ सभी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकूं। अगले सीन में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर केल एमिरल के टेरिटरी के अंदर आया था और वह एक पर्सन के सामने खड़ा था और फिर उस पर्सन से कहता है, क्या तुम ही इस जगह के इंचार्ज हो? यह सुनकर वह पर्सन केल के सामने झुकते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैं ही यहाँ के कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज हूँ और इस समुद्री सेना के सभी शिप को बना रहा हूँ। और ऊपर से यहाँ के सभी भौरे गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से हम काफी आसानी से सभी नाव को बना पा रहे हैं। तभी केल उस पर्सन से कहता है, लेकिन सभी चीजों से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर कहता है, जल्दी करो। यह सुनकर म्यूलर अपनी फुल स्पीड के साथ केल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी स्पीड काफी कम थी क्योंकि उसके पैर काफी छोटे थे, जिसकी वजह से केल कहता है, क्या उसका वजन बढ़ गया है? और फिर म्यूलर से कहता है, सबसे पहले उसे एक्सटर्नल डिजाइन दिखाओ। यह सुनकर म्यूलर उस पर्सन को शिप का एक्सटर्नल डिजाइन दिखाता है, जिसे देखकर वह पर्सन काफी हैरान होता है और कहता है, यंग मास्टर, मैं पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसे डिजाइन को देख रहा हूँ। केल कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कंप्लीट होने के बाद यह काफी अच्छा दिखेगा? यह सुनकर वह पर्सन कहता है, हाँ आपने सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे बनाने में काफी खर्चा आएगा, स्पेशली इस शिप के सामने लगे गोल्डन टर्टल को बनाने में। केल कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है मेरे पास, मैं पैसे में अंधा हो गया हूँ। लेकिन तभी म्यूलर एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं जल्द ही इस शिप के इंटरनल डिजाइन को कंप्लीट कर लूंगा। यह सुनकर वह पर्सन काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसके बारे में म्यूलर से और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है। जिन सभी बातों को सुनकर म्यूलर भी उसे काफी एक्साइटेड होकर उसके सभी क्वेश्चन का आंसर देने लगता है। अगले सीन में हम केल को देखते हैं जो अपने सभी पार्टी मेंबर के साथ था और फिर उन सभी से कहता है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं होने वाला। और फिर अपने मन में कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी देश को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कोई आसान काम नहीं। और ऊपर से हम नहीं जानते कि हमारे दुश्मन के आर्मी का साइज कितना है, इसलिए मैंने सभी लोगों को बुला लिया। हाइस आइलैंड, हम वहाँ पर गए थे और लाइन से उन सभी आइलैंड को गिना, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन उनमें से सबसे बड़ा आइलैंड यानी कि आइलैंड 5 है। और अगर मैं रॉन के इंफॉर्मेशन से देखूं तो वही आइलैंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन और मरमेड का बेस है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉन एक असासिन है क्योंकि वह मेरे लोगों में से आता है, इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। और एक सर्वेंट होने के बावजूद काउंट डेरथ ने डिसाइड किया है कि वे रॉन को बचाकर रहेंगे और ऊपर से रॉन काफी सालों से हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी केल कहता है, हम सब
सबसे पहले आइलैंड 12 पर जाएंगे जो हमारे डेस्टिनेशन से काफी नजदीक है। तभी वाइस कैप्टन घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर जैसा आपने कहा कि हम मरमिड के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं, लेकिन क्या यह ठीक है? क्योंकि मैंने सुना है कि अचानक से हुए सभी मरमिड काफी ही ज्यादा ताकतवर हो गए और उनका पॉइजन और डेड माना काफी ही ज्यादा ताकतवर है। तभी साइड से रोजलिन कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यंग मास्टर केल को पहले से ही पता है कि मरमिड के पॉइजन को कैसे खत्म करते हैं। और बात रही डेड माना की, अगर हमें उसे खत्म करना है तो हमें उससे भी ज्यादा ताकतवर माना से उसके ऊपर अटैक करना होगा, जिससे वह पूरा माना न्यूट्रलाइज हो जाएगा। रोजलिन की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है, यह काफी अच्छा सॉल्यूशन है और ऊपर से ब्लड का यूज करना काफी इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन यह काफी खतरनाक भी है क्योंकि इसके लिए हमें काफी सारे ब्लड की जरूरत होगी और ऊपर से ब्लड प्रूफ है कि ब्लड के अंदर भी जान होती है और जिंदा चीज मरे हुए चीज से भी ज्यादा पावरफुल होती है और ऊपर से ब्लड डेड माना के अगेंस्ट काफी पावरफुल है जो लाइफ को सिंबलाइज करती है। लेकिन अगर हम ब्लड का यूज करते हैं तो ब्लड लॉस की वजह से कोई भी मारा जा सकता है और अगर हम इसी ब्लड का यूज वेम्पायर या फिर डार्क एल्फ के ऊपर करते हैं तो उनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। दिल जो लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, लेकिन मेरे पास विटैलिटी ऑफ हार्ट है जो लगातार ब्लड को बनाता रहता है और मेरे पूरे दिल को प्रोटेक्ट करता है। यह काफी अच्छी बात है क्योंकि मेरा दिल काफी सेफ है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अपने ब्लड का यूज करता हूँ तो यह और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और फिर कहता है, अगर मैं अपने ब्लड का यूज करता हूँ, लेकिन उसके बाद को काटते हुए ड्रैगन चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो और ऊपर से तुम कमजोर हो? आखिरकार तुम इन सभी बातों को कैसे सोच सकते हो? तभी ग्रे और रेड भी कहते हैं, हाँ उसने सही कहा, आपको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। रोजलिन भी कहती है, आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। उन सभी की बात को सुनकर केल कहता है, मैं बिल्कुल भी अपने ब्लड का यूज नहीं करूंगा और कौन ही ऐसा होगा जो पेन को फील करना चाहेगा। और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार मैं अपने प्रीसियस ब्लड का यूज क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीज हैं जिसका यूज मैं कर सकता हूँ और अगर कुछ होता है। लेकिन साइड से ड्रैगन कहता है, मैं इसके ऊपर नजर रखूंगा जिससे यह अजीब हरकत ना कर पाए। तभी साइड से ग्रे और रेड भी कहते हैं, हम भी आपके ऊपर नजर रखेंगे। और वे सभी लोग काफी शक भरी निगाहों से केल को घूर रहे थे और उन्हें केल के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि उन्हें शक था कि केल ऐसी हरकत कर सकता है। तभी केल अपनी सीट से उठ जाता है जिसे देखकर ड्रैगन पूछता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? यह सुनकर केल वहाँ से जाते हुए कहता है, क्लिफ ऑफ विंड पर। यह सुनकर चोइहान हैरान हो जाता है और कहता है, आखिरकार आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? तभी हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर ब्लू केल को कुछ देती है और फिर केल से कहती है, यंग मास्टर जब भी आपको हमारी जरूरत हो आप हमें बुला सकते हैं और हम आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। अगले सीन में हम क्लिफ ऑफ विंड का सीन देखते हैं जहाँ पर केल शंख को बजाता है जिसका आवाज काफी तेज था और ड्रैगन समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहता है, वे लोग आ रहे हैं। तभी चोइहान और रोजलिन अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने काफी सारे वेल आ रहे थे और फिर हम पेस्टन को देखते हैं जो अपने आप को ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है, यंग मास्टर काफी लंबा समय हो गया लेकिन आखिरकार आपने अचानक से हमें क्यों बुलाया? कि आपको हमारी हेल्प की जरूरत है? केल पेस्टन को बताता है, हमें मरमिड के बारे में पता चल गया है कि उन लोगों की मदद कौन कर रहा है। यह सुनकर पेस्टन हैरान हो जाता है। तभी केल पेस्टन को आगे बताता है, मेरा सबॉर्डिनेट इसे कंफर्म करने के लिए गया था लेकिन वह मरमिड के पॉइजन से इंजर्ड हो गया और मुझे जल्द से जल्द उसे ट्रीट करना होगा। लेकिन मुझे काफी सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था। पेस्टन पूछता है, लेकिन आप इसके बारे में क्यों पता लगा रहे हैं? यह सुनकर केल कहता है, बस मेरा मन कर रहा था। तभी केल पेस्टन से आगे कहता है, जो भी हो लेकिन मरमिड फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस की वजह से ताकतवर नहीं हो रहे और तुम वेल जो काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग उन सभी मरमिड को संभाल लोगे। यह सुनकर पेस्टन कहता है, यंग मास्टर आपका शुक्रिया और ऊपर से आपने मेरी जिंदगी को बचाया था और आप उन सभी मरमिड के भी ऊपर नजर रख रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे समझ में
में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। लेकिन रोजलिन और चोई हान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी पेस्टन कहता है अगर हमें मरमिड के पॉइजन को ट्रीट करना है तो उसके लिए हमें मरमिड के लाश की जरूरत है। केल कहता है तो इसलिए मैं वहाँ पर पर्सनली जाऊंगा। मुझे मालूम है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस फाइट को ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कम से कम कुछ न कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसलिए हम सभी लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। और फिर अपने मन में कहता है मैं बस वहाँ पर खड़े होकर तुम लोगों को देखूंगा। आखिरकार ऐसी सिचुएशन में कौन मदद करेगा। केल की सभी बातों को सुनकर पेस्टन काफी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगता है। तभी ड्रैगन कहता है छोटे वेल तुम आखिरकार हमें इस तरह क्यों देख रहे हो। यह सुनकर पेस्टन कहता है कुछ नहीं सर ड्रैगन। ड्रैगन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो अब हमें चलना चाहिए। तभी हम आर्ची को देखते हैं जो भी उनके साथ आया था और ड्रैगन कहता है क्या हम इसी वेल के साथ जाने वाले हैं। केल कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी ड्रैगन पेस्टन की बहन के बारे में बात करते हुए कहता है लेकिन यह वेल उस वेल के मुकाबले काफी छोटा है, आखिरकार हम इसके ऊपर राइड कैसे करेंगे। उनकी बात को सुनकर आर्ची काफी इरिटेट हो जाता है। तभी केल आर्ची के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है आर्ची मैं तुम्हारे ऊपर राइड करने वाला हूँ, तो इसलिए तुम मेरा ध्यान रखना। केल की बात को सुनकर आर्ची और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम उन लोगों को देखते हैं जहां पर वे लोग उस आइलैंड के ऊपर पहुंच गए थे और फिर पेस्टन आर्ची से कहता है हमें यहाँ पर बोट को लाना होगा क्योंकि हमें यंग मास्टर केल के सभी पार्टी मेंबर की जरूरत है और बोट के बिना वे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। इसलिए आर्ची तुम उस बोट को खींच कर यहाँ पर लाओगे। यह सुनकर आर्ची चिल्लाकर कहता है आखिरकार मैं इस तरह के नीच काम क्यों करूँ। यह सुनकर पेस्टन चिल्लाकर कहता है फादर ने तुमसे कहा था कि तुम मेरी हर एक बात मानोगे और यंग मास्टर जो भी कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। यह सुनकर आर्ची गुस्से में अपने दांत को पीसने लगता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वह काम करने के लिए मान जाता है, जिसे पीछे खड़ा होकर केल मुस्कुराकर देख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे लोग उस आइलैंड की तरफ जा रहे थे और आर्ची उस बोट को खींच रहा था। आर्ची के पीठ पर बैठकर केल अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक काफी हाई स्पीड टैक्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अगले सीन में हम आइलैंड 1 का सीन देखते हैं जहाँ पर वे लोग पहुँच गए थे और केल आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है यहाँ पर काफी सारे आइलैंड हैं, अगर मैं एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय भी कर देता हूँ तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर कहता है सभी चीजें करने के बाद रॉन को बाहर लेकर आओ। यह सुनकर वह कहता है यंग मास्टर मैं समझ गया, मैं जल्द ही टेंट को सेटअप कर देता हूँ। और फिर टेंट को सेटअप करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तभी केल चोई हान से कहता है चोई हान मैं वेल के यहाँ पर आने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सभी लोग कहते हैं कि मैं हमेशा शांत रहता हूँ, लेकिन चोट लगने से बेहतर है कि हम शांत रहें, लेकिन इस समय हमें कुछ करना होगा। क्या तुम्हें याद है उस मेज के बारे में जिसे हमने कैपिटल के अंदर देखा था, क्योंकि वही एक ऐसा पर्सन है जिसने रॉन के फेस को देखा था। और इस प्लान के अंदर हमें 2 चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें रॉन को ठीक करना है और दूसरा उन सभी लोगों को खत्म करना है जो लोग फ्यूचर के अंदर हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। क्या तुम समझ गए। चोई हान कहता है हाँ मैं समझ गया और मैं उस क्रेजी मेज को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, लेकिन इस काम को बिकॉक्स खुद करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह इस हालत में ऐसा कुछ कर पाएगा। केल चोई हान से कहता है हमें किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर चोई हान काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हम उसे नहीं मारेंगे। चोई हान को इतने गुस्से में देखकर केल अपने मन में कहता है चोई हान काफी अच्छा है, लेकिन जब दूसरों को मारने की बात आती है तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता। और फिर चोई हान से कहता है चोई हान मेरा प्लान यह है कि हम लोग, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और हम उस पर्सन को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि ब्लू होती है, जो काफी ही ज्यादा इंजर्ड थी और उसके बॉडी से
काफी ही ज्यादा ब्लड निकल रहा था, जिसे देखकर केल अपने मन में कहता है क्या उसने किसी के साथ फाइट किया है या फिर उसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा लिया है। तभी ड्रैगन केल से कहता है इंसान जल्दी से मुझे मैजिक स्टोन दो जिससे मैं काफी सारे मैजिक बॉम्ब को बना सकता हूँ जैसा तुमने कहा था। ड्रैगन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है मैजिक स्टोन के अंदर काफी सारा माना होता है जिससे हम काफी सारे मैजिक बॉम्ब को बना सकते हैं और ऊपर से ब्लैक ड्रैगन, रोजलिन और चोइहान छुपने में काफी अच्छे हैं, इसलिए हम इस प्लान को रिफ्लेक्शन नाम देंगे और हमें उन लोगों को वही लौटाना होगा जो उन लोगों ने हमें दिया था। अगले सीन में हम ब्लू को देखते हैं जो मेडिसिन को पी रही थी और उसे देखते हुए केल अपने मन में कहता है ब्लू के अंदर काफी गुस्सा है और वह फ्रंट लाइन में रहकर फाइट करती है और उसे डर नहीं है कि उसे चोट लग जाएगा, इसलिए वह अपने फुल पावर के साथ फाइट करती है और मुझे उस तरह के किसी पर्सन की बैटलफील्ड के अंदर जरूरत है। अगर मैं उसे बैटलफील्ड में सभी लोगों को लीड करने के लिए कह देता हूँ और वे लोग अगर अपने ब्लड को पूरे ओशियन के अंदर फैला देते हैं तो मरमेड को वापस लौटना होगा जिससे मेरा काफी फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं यह सभी काम खुद नहीं करूंगा क्योंकि इन सभी कामों को करने के काफी सारे रास्ते हैं। तभी केल ब्लू से कहता है ब्लू मैं जल्द ही एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ब्लू पूछती है किस आइलैंड को। यह सुनकर केल उसे बताता है आइलैंड 5 को मैं जल्द ही मैप से ही इरेज कर दूंगा और फिर अपने मन में कहता है अगर मैंने उस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस आइलैंड के ऊपर सिर्फ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और वे सभी मरमिड रहते हैं। और फिर ब्लू से आगे कहता है इन सभी चीजों को करने से पहले हमें 2 चीजें करनी होंगी लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। ब्लू कहती है क्या शर्तें। केल अपने मन में कहता है ये सभी वेल समुद्र के अंदर रहते हैं इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने आइलैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं। और फिर ब्लू से आगे कहता है सबसे पहले हमें अपने आइडेंटिटी को छुपाकर इन सभी कामों को करना होगा और हमें उन ऑर्गेनाइजेशन वालों को पता नहीं चलने देना है कि हम लोग कौन हैं। ब्लू कहती है मैं समझ गई। और आखिरकार वह दूसरा चीज क्या है जिसकी आपको जरूरत है। केल मुस्कुराते हुए कहता है मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसके ऊपर मैं राइड कर सकूं, एक छोटा सा वेल। यह सुनकर ब्लू कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं जरूर आपको एक छोटा सा वेल दूंगी जिसके ऊपर आप राइड कर सके। यह सुनकर केल उससे आगे कहता है तो अब हमारे प्लान को शुरू करने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ब्लू केल से कहती है तो आपका कहने का मतलब है कि मैं उन लोगों के ध्यान को भटकाऊं जब तक वे स्वॉर्डमैन, स्पेयरमैन और मेज बाहर आ जाएंगे। केल कहता है हाँ तुमने सही कहा। तभी ब्लू आगे कहती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग आइलैंड के ऊपर छुपे हुए हैं और अगर हम वहाँ पर चले भी जाते हैं तो फिर भी वे लोग आइलैंड से बाहर नहीं आएंगे। ब्लू की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है अच्छा होगा अगर मैं उस क्रेजी मेज के साथ उस पूरे आइलैंड को ही उड़ा दूं। तभी ब्लू कहती है वह देखने से कोई पागल पर्सन लग रहा था। यह सुनकर केल उससे कहता है हाँ तुमने सही कहा, लोग उसे क्रेजी मेज कहते हैं और वह एक स्माइल के साथ सभी लोगों से फाइट करता है और जब भी वह किसी लाल चीज को देखता है तो वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर अपनी बालों की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर मैं पकड़ा गया तो यह मेरे लिए काफी बुरा होगा। यह सुनकर वे दोनों केल के बाल की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। तभी ब्लू केल को आगे बताती है जब मैंने उन लोगों को देखा था तो उस मेज के अलावा वह स्वॉर्डमैन भी काफी अजीब था और देखने से वह कोई मेज लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें उससे फाइट करने की जरूरत है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। केल भी मुस्कुराते हुए कहता है मुझे भी ऐसा लगता है। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वे सभी वेल केल और उन सभी लोगों को आइलैंड 5 तक लेकर जाने वाले थे। तभी केल उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों उन सभी कपड़े को लेकर आए हो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यह सुनकर वे दोनों केल को सैल्यूट करते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी केल उन दोनों से आगे कहता है अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो तुम सभी फ्लेयर को शूट कर देना। और फिर बिकॉक्स के पास जाता है और उससे कहता है अगर तुम अपसेट हो तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सभी चीजों को संभाल लूंगा और तुम्हें अपने फादर के ही पास रहना होगा। बिकॉक्स कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए आगे की सभी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। केल कहता है तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल चोइहान को फिर से वही कपड़े पहनने के लिए देता
होता है जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग पहनते हैं। और फिर केल अपनी मन में कहता है यह कपड़ा देखने से रियल वाले से थोड़ा अलग दिख सकता है लेकिन काम चलाऊ है। और फिर तैयार होते हुए कहता है और ऊपर से उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि हम ऐसा कुछ यूज करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर वे सभी लोग आइलैंड 5 की ओर निकल गए थे और अगर रास्ते में उन वेल के सामने कोई भी आता तो वे वेल उन सभी को मार डालते थे। वेलों के ऐसे ब्रूटल फॉर्म को देखकर केल खुद भी काफी हैरान होता है। तभी साइड से चोइहान कहता है यंग मास्टर केल आप नीचे मत जाइएगा। तभी हम एक नाव के ऊपर एक स्वॉर्ड मैन को देखते हैं जिसे देखकर ड्रैगन केल को बताता है कि उसने कहा था कि खून से रंगा हुआ समुद्र काफी ब्यूटीफुल दिखता है। ड्रैगन की बात को सुनकर केल काफी हैरान होकर उस स्वॉर्ड मैन को देखने लगता है लेकिन हम उसी स्वॉर्ड मैन को देखते हैं जो असल में काफी ही ज्यादा पावरफुल थी और ब्लू के ऊपर काफी बड़े अटैक को कर देती है जिसके काउंटर में ब्लू भी अपने अटैक को करती है जिसकी वजह से उन दोनों का अटैक नलीफाई हो जाता है और फिर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी केल चोइहान से कहता है चोइहान उन दोनों को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करो। तभी ड्रैगन केल से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चोइहान कभी भी नहीं हारेगा और रोजलिन भी कभी नहीं हारेगी। यह सुनकर रोजलिन भी केल से कहती है हाँ सर ड्रैगन ने सही कहा इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मामला बिगड़ जाता है तो हम दोनों वहाँ से बचकर निकल जाएंगे और हमें चोट नहीं लगेगी। उन दोनों की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है असल में मैं अपने आप को लेकर चिंता कर रहा हूँ और मेरा एक ही गोल है कि फ्यूचर में आने वाली सभी परेशानियों को खत्म करना और अगर हमारा प्लान फेल हो जाता है तो हमें उनसे फाइट करनी होगी लेकिन उस समय उन सभी लोगों से चोइहान और रोजलिन सिर्फ फाइट करेंगे क्योंकि अगर रोन ने उन सबको अपने आप को शो कर दिया तो मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तभी केल कहता है जैसा रॉन ने कहा था कि यहाँ पर काफी सारे ट्रैप बिछे हुए हैं। तभी ड्रैगन केल से कहता है आसमान के अंदर कोई भी ट्रैप नहीं लगे हुए हैं। केल कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जमीन पर काफी सारे ट्रैप लगे होंगे। ड्रैगन भी उसे बताता है हाँ तुमने सही कहा और फिर पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर चोइहान ने उसके एक हाथ को काट दिया था जिसकी वजह से क्रेजी मेज सिक्योरिटी के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगा है। और फिर आगे कहता है इसलिए हम डायरेक्ट सेंटर बेस पर नहीं जाएंगे, सबसे पहले हमें मैजिक बॉम्ब को सेट कर देना चाहिए। ड्रैगन पूछता है कहाँ पर। यह सुनकर केल उसे मैप दिखाता है जहाँ पर केल ने पहले से ही उस सभी एरिया को मार्क कर कर रखा था। लेकिन रोजलिन काफी परेशान होते हुए अपने मन में कहती है अगर हम टॉप टायर के माना स्टोन का यूज करते हैं जो काफी ही ज्यादा खतरनाक है और हम उससे काफी ही ज्यादा पावरफुल माना बॉम्ब बना सकते हैं जो इतना खतरनाक होगा कि एक पूरे आइलैंड को तबाह कर दे। और जब मैं अपने फैमिली के अंदर थी तो मैंने वहाँ पर बस एक ही माना स्टोन को देखा था। इससे साफ पता चलता है कि मास्टर केल काफी ही ज्यादा अमीर हैं और उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के उन माना स्टोन को ड्रैगन को दे दिया। सच में मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तभी केल उन सभी से कहता है अब हम यहाँ से दो दो लोगों में बंटने वाले हैं और फिर वे दोनों दो दो का ग्रुप बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अगले सीन में हम केल को देखते हैं जो जंगल के अंदर भाग रहा था और वहाँ पर काफी सारे मैजिक बॉम्ब को सेट कर रहा था। तभी ड्रैगन केल से कहता है इंसान आसपास कोई और इंसान है। तभी हम किसी के पैरों को देखते हैं जिसके आसपास काफी सारा फॉग था जिसकी वजह से वे दोनों भी काफी हैरान थे और कहते हैं आखिरकार यह फॉग कैसा है। लेकिन असल में ग्रे ने अपने स्किल का यूज किया था। तभी ड्रैगन केल से पूछता है इंसान कि हम उन लोगों से फाइट नहीं करेंगे। ड्रैगन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है मैं बस खुद को इनविजिबल कर सकता हूँ इसलिए मैं बेकार के फाइट के अंदर उलझना नहीं चाहता, इसलिए मुझे शांत रहना होगा। लेकिन केल के ऐसे डिसीजन की वजह से ड्रैगन काफी बोर हो रहा था। तभी हम सिल्वर और रेड को देखते हैं जो वहाँ पर गड्ढे को खोद रहे थे जिससे केल वहाँ पर मैजिक बॉम्ब को लगा सके। और फिर केल अपने मन में कहता है मुझे पूरा यकीन है कि चोइहान और रोजलिन उन सभी मामलों को संभाल लेंगे और बिल्कुल सेफ रहेंगे। तभी ड्रैगन केल से कहता है इंसान जल्दी करो नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। अगले सीन में हम आर्ची को देखते हैं जो जब केल की तरफ देखता है
और उसके आउटफिट को देखकर काफी हैरान था। तभी केल को साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। हम दूसरे जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रेजी मेज काफी गुस्से में था और चिल्लाते हुए कहता है, हम लोगों को उन्हें मारना होगा, इसलिए जल्दी से उन्हें पकड़ो। हम रोजलिन और चोईहान को देखते हैं जो भागते हुए केल के पास आ जाते हैं। केल कहता है, क्या तुमने काम पूरा कर दिया? चोईहान उसे बताता है, हाँ बिल्कुल, मैंने उन सभी मैजिक बॉम्ब को इंस्टॉल कर दिया। लेकिन क्रेजी मेज काफी गुस्से में था और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, जल्दी से उन्हें पकड़ो। लेकिन वे सभी लोग वेल के ऊपर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी ड्रैगन केल को बताता है, इंसान, मुझे लगता है कि किसी ने बॉम्ब को ढूंढ लिया। केल कहता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो हमें शुरू करना चाहिए। यह सुनकर ड्रैगन जोन सभी बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए माना को गैदर करने लगता है। और तभी केल रोजलिन से कहता है, रोजलिन जल्दी से यहाँ पर काफी सारे शील्ड को कास्ट कर दो जिससे सभी लोग सेफ रहें। यह सुनकर रोजलिन वहाँ पर काफी सारे शील्ड को कास्ट कर देती है और उस सिग्नल को देखकर ब्लू चिल्लाकर कहती है, जल्दी से सभी लोग पीछे हटो। हम ड्रैगन को देखते हैं जो काफी खुश था और चिल्लाते हुए कहता है, इंसान, मैं तैयार हूँ। और फिर केल भी उससे मुस्कुराते हुए कहता है, तो जल्दी से काम को शुरू करो और उन सभी बॉम्ब को ब्लास्ट कर दो। हम ड्रैगन को देखते हैं जो अपने सभी पावर को गैदर करने के बाद उन सभी मैजिक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वे सभी मैजिक बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। और केल चिल्लाकर सभी से कहता है, सभी लोग सावधान हो जाओ। तभी रोजलिन अपने शील्ड का यूज करती है जिसकी वजह से बॉम्ब का इम्पैक्ट कम हो जाता है और हम उस आइलैंड को देखते हैं जिसके ऊपर लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था और चंद ही पलों में वह पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाता है। अपने सामने का नजारा देखकर केल काफी हैरान था और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि बॉम्ब ब्लास्ट का पावर इतना ज्यादा होगा। तभी ड्रैगन केल से कहता है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते थे? असल में मैंने ही इस बॉम्ब को इतना ताकतवर बना दिया था। मैंने सोचा तुम यही चाहते हो। क्या मैंने अच्छा काम किया? ड्रैगन की बात को सुनकर केल परेशान होते हुए कहता है, क्या सच में तुमने सच में अच्छा काम किया? और फिर अपने साइड में देखता है जहाँ पर अभी भी ब्लास्ट हो रहे थे और कहता है, यह सब देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ड्रैगन कहता है, इंसान, सच में तुम और तुम्हारा दिल दोनों ही कमजोर है। मैंने बस यह सब उस ओल्ड मैन और बिकॉक्स के लिए किया क्योंकि उन दोनों ने मेरे रिवेंज लेने के लिए मेरी मदद की थी। केल अपने मन में कहता है, अगर मैं सोचूं तो यह एक ठीक काम था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। अगले सीन में हम आइलैंड 12 का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोगों ने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के ड्रेस को पहन रखा था। और फिर चोईहान केल से पूछता है, यंग मास्टर केल, क्या आपने उनसे यह सब पहनने के लिए कहा था? केल कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी केल अपने मन में कहता है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ब्लू एक मरमेड के बॉडी को यहाँ पर लेकर आ जाए। तभी केल को साइड से चिल्लाने की आवाज आती है जहाँ पर कोई चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम उस पर्सन को देखते हैं जो असल में क्रेजी मेज होता है और इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद भी वह बच गया था। क्रेजी मेज को जिंदा देखकर केल खुद भी काफी हैरान था, लेकिन क्रेजी मेज काफी गुस्से में था और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तुम लोगों ने मेरे एक आंख और मेरे एक हाथ को छीन लिया, क्या इतना काफी नहीं था? मैं तुम लोगों को तबाह कर दूंगा। तभी रोजलिन केल को बताती है, मुझे ऐसा लगता है कि वह जल्द ही माना एक्सप्लोजन करने वाला है। रोजलिन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि चोईहान ने ड्रैगन के माना एक्सप्लोजन को रोक दिया था, तो उसके सामने क्रेजी मेज कुछ भी नहीं है। और फिर अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर वही स्वॉर्डमैन थी जो असल में बोट के ऊपर किसी के साथ फाइट कर रही थी। तभी आर्ची कहता है, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं उसके साथ फाइट करूं? केल कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी रोजलिन खड़ी होते हुए कहती है, मैं उसके साथ फाइट करूंगी। और फिर चोईहान से कहती है, चोईहान तुम जाकर उस क्रेजी मेज को संभालो, मैं उस स्वॉर्डमैन को संभाल लूंगी। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं उसको डिफीट कर भी पाऊंगी या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तभी केल रोजलिन से कहता है, नहीं मिस रोजलिन, चलो साथ में मिलकर फाइट करते हैं। यह सुनकर रोजलिन हैरान हो जाती है। केल आगे कहता है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। यह सुनकर वे सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं, यस सर। और फिर उन सब से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वे दोनों उन दोनों से फाइट करने के लिए जाते हुए कहते हैं, यंग मास्टर आप अपना ध्यान रखिएगा। केल कहता है, हाँ मैं समझ
समझ गया और फिर आर्ची से कहता है, आर्ची मुझे उन लोगों के क्लोज लेकर चलो। और फिर रोजलिन और चोई हान उन दोनों से फाइट करने के लिए एक बड़े से वेल के ऊपर आ जाते हैं। हम उसी क्रेजी मेज को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा माना गेदर कर रहा था और चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। और फिर एक बीम के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है जिसे चोई हान बस एक अटैक के साथ नलीफाई कर देता है। और उसका अटैक इतना पावरफुल था जो सीधा जाकर उस क्रेजी मेज से टकराता है। चोई हान के इतने पावर को देखकर वह स्वॉर्डमैन भी काफी हैरान थी और कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ताकतवर हो, आखिरकार तुम लोग कौन हो। लेकिन रोजलिन फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहती है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कौन हैं। और फिर फायर बॉल का यूज करने लगती है और चिल्लाकर कहती है, असल में हम लोग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और फिर उसके ऊपर फायर से अटैक कर देती है। लेकिन उस फायर को देखकर वह स्वॉर्डमैन काफी एक्साइटेड हो जाती है और अपने स्वॉर्ड के साथ उस फायर को पूरी तरीके से नलीफाई कर देती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम भी काफी ताकतवर हो। रोजलिन भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तभी हम क्रेजी मेज को देखते हैं जो चोई हान के अटैक की वजह से पानी के अंदर गिर गया था और फिर खड़ा होते हुए कहता है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर से माना को गेदर करने लगता है और कहता है, मैं तुम लोगों को पूरी तरीके से खून से रंग दूंगा, इसलिए मरो। और फिर चोई हान के ऊपर उसी माना के साथ अटैक कर देता है। लेकिन चोई हान को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता और चोई हान कहता है, चलो मैं फिर से एक बार तुम्हारे साथ खेलूंगा, लगता है काफी मजा आएगा। तभी केल ड्रैगन से कहता है, जल्दी से उन लोगों को तबाह कर दो। यह सुनकर ड्रैगन माना को गेदर करते हुए कहता है, यह तो काफी आसान काम है। और फिर उसी माना के साथ क्रेजी मेज के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से क्रेजी मेज का दूसरा हाथ भी कटकर अलग हो जाता है। और ड्रैगन की माना को फील कर वह स्वॉर्डमैन कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई और मेज है, क्योंकि असल में ड्रैगन इनविजिबल था और उसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। रोजलिन उससे कहती है, यह तो एक सीक्रेट है क्योंकि हम असल में सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तभी ड्रैगन काफी ही ज्यादा एब्सोल्यूट माना को गेदर करने लगता है जिसकी वजह से मानो वहां पर भूकंप आ गया हो और फिर उस शिप की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन वह स्वॉर्डमैन उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है जिसे देखते हुए ड्रैगन कहता है, वह स्वॉर्डमैन काफी ताकतवर है। ड्रैगन की बात को सुनकर केल भी अपने मन में कहता है, हाँ रॉन ने सच कहा, वह काफी ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह उस अटैक को रोक पाएगी। और फिर हम देखते हैं जहां पर वह अटैक सीधा जाकर उस नाव से टकराता है जिसकी वजह से वह पूरा नाव तबाह हो जाता है। और फिर हम उसी क्रेजी मेज को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था, जिसे देखते हुए केल कहता है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही क्रेजी मेज माना एक्सप्लोजन की वजह से मारा जाएगा, इसलिए चोई हान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम उस नाव को देखते हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर स्वॉर्डमैन नहीं थी, जिसे देखकर केल ड्रैगन से पूछता है, आखिरकार स्वॉर्डमैन कहाँ पर है। ड्रैगन उसे बताता है, ऊपर देखो, उस स्वॉर्डमैन के साथ एक और पर्सन है। और जब केल ऊपर देखता है तो वहां पर एक पर्सन आ गया था जो मैजिक का यूज कर पा रहा था और उसके हाथ में एक स्पेयर था। असल में वह एक मैजिक स्पेयर मैन था। और फिर केल अपने मन में कहता है, वह मैजिक और स्पेयर दोनों का यूज कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ एक पर्सन को बचाने के लिए अपनी मैजिक का यूज किया। हम समुद्र के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर वे सभी लोग चिल्ला रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन स्पेयर मैन उनमें से किसी की भी मदद नहीं करता और उन्हें सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। ड्रैगन तभी केल से कहता है, लेकिन वह पर्सन चोई हान से कमजोर है। केल कहता है, मुझे पता है, लेकिन असल में वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, यह बात तो सच है, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तभी हम क्रेजी मेज को देखते हैं जिसका बॉडी ब्लास्ट हो जाता है और अब फाइनली जाकर उसका खेल पूरी तरीके से खत्म होता है। लेकिन हम उन्हीं दोनों को देखते हैं जो ऊपर
ऊपर से खड़े होकर उन सभी को देख रहे थे। और फिर वही स्पेयरमैन कहता है अब हमें यहाँ से निकलना होगा। देखने से लग रहा है कि वे लोग काफी ताकतवर है और अभी उन लोगों से फाइट करना ठीक नहीं रहेगा। जिस बात को सुनकर रोजलिन कहती है अगर तुम इतने ही क्यूरियस हो तो हमसे फाइट क्यों नहीं कर लेते। और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वह स्पेयरमैन कहता है काफी दुख की बात है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। उसकी बात को सुनकर रोजलिन अपने मन में कहती है क्या वह टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करने वाला है। और फिर वह पर्सन एक स्क्रॉल बाहर निकालता है, लेकिन तब तक चोइहा ने काफी ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस पर्सन की तरफ कर देता है। लेकिन उस अटैक के उस पर्सन तक पहुंचने से पहले ही वह पर्सन उस स्क्रॉल को फाड़ देता है, जिसकी वजह से टेलीपोर्ट मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। और फिर वह स्वॉर्डमैन कहती है गुड बाय अनजान लोग, लेकिन हम फिर से मिलेंगे। जिस बात को सुनकर रोजलिन काफी गुस्से में आ जाती है, लेकिन तब तक उन लोगों के टेलीपोर्ट होने से पहले ड्रैगन उस स्पेयरमैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह स्पेयरमैन काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और वह स्वॉर्डमैन काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहती है भाई तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। और फिर काफी गुस्से में कहती है तुम लोग, लेकिन तब तक उस टेलीपोर्ट मैजिक की वजह से वे दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी ड्रैगन बताता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने अपने बॉडी को हील भी कर लिया लेकिन फिर भी उसके बॉडी के अंदर मेरे माना के ट्रेसेस रहेंगे और मेरे अलावा या फिर किसी और ड्रैगन के अलावा उसे कोई भी नहीं निकाल सकता। इसलिए अगर मैं अगली बार उस स्पेयरमैन को देखता हूँ तो उसे मार डालूंगा। केल ताली बजाते हुए कहता है रॉन तुम सच में काफी अमेजिंग हो। ड्रैगन हंसते हुए कहता है बाद में चलकर मैं और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाऊंगा। केल कहता है क्या बाद में चलकर, और फिर अपने मन में कहता है यह अभी ही इतना ताकतवर है, मैं सोच भी नहीं सकता कि बाद में चलकर यह कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी हम ब्लू को देखते हैं जो केल की तरफ मरमेड के एक हाथ को आगे करते हुए कहती है यंग मास्टर जैसा आपने कहा था मैं एक मरमेड के हाथ को लेकर आ गई। और फिर केल से माफी मांगते हुए कहती है मैं उन लोगों को रोक नहीं पाई, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। केल कहता है कोई बात नहीं, और असल में तुम उन लोगों के अटैक को ब्लॉक कर रही थी, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कमांडर आर्ची आपको आइलैंड 1 तक लेकर जाएंगे। केल पूछता है क्या तुम उन मरमेड के पीछे जा रही हो। ब्लू कहती है हाँ बिल्कुल, मैं जब तक उन लोगों को खत्म न कर दूं तब तक उन लोगों का पीछा करूंगी। यह सुनकर केल कहता है क्या तुम प्लानिंग कर रही हो कि उन सभी मरमेड को पूरी तरीके से खत्म कर दोगी। ब्लू कहती है नहीं, अगर हम लोगों ने उन लोगों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए हम उन लोगों को जीने देंगे और उन लोगों को कंट्रोल कर कर रखेंगे। ब्लू की सभी बातों को सुनकर केल कहता है सच में वेल काफी ही ज्यादा डरावने होते हैं। और फिर अपने मन में कहता है अगर हम मरमिड के हिसाब से देखें तो वे लोग वेल से नफरत करते हैं, क्योंकि वेल पूरे ओशियन के ऊपर राज करते हैं। और मुझे भी ऐसा ही फील होता है, लेकिन सबकी सोच अलग अलग होती है और ऊपर से मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और फिर ब्लू से कहता है अच्छा मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। अगले सीन में हम टेंट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर चोइहान रॉन के जख्म के ऊपर उस मरमिड के ब्लड को गिरा रहा था। और फिर केल बिकॉक्स से कहता है बिकॉक्स जल्दी से रॉन के लिए हाई क्वालिटी के पोशन को लेकर आओ और उसे पिलाओ। तभी रॉन केल से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन केल उसे शांत करते हुए कहता है तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। और फिर बिकॉक्स से कहता है हमने रॉन को एंटीडोट दे दिया है, इसलिए हमें बस उसका ट्रीटमेंट करना है। और फिर रॉन से कहता है रॉन यस यंग मास्टर। केल आगे उसे बताता है अब तुम्हारे आइडेंटिटी को कोई भी नहीं जानता। यह सुनकर रॉन हैरान हो जाता है। केल आगे उससे कहता है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मेरा इससे क्या मतलब है। रॉन कहता है हाँ मैं समझ गया। तभी केल मुस्कुराते हुए रॉन से आगे कहता है अगर ऐसी बात है तो अब हमें घर वापस चलना चाहिए। और फिर उस टेंट से बाहर जाते हुए कहता है हम वापिस से हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर लौटने के बाद रॉन के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे। यह सुनकर वे दोनों कहते हैं यस सर। और फिर केल उस टेंट से बाहर आ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार कब अंधेरा हो गया। और अब रॉन को एंटीडोट देने के बाद सभी लोग रॉन का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर मुस्कुराते हुए आगे कहता है अब मुझे ऐसा लगता है कि काफी लंबे समय बाद अब से मैं काफी अच्छे से आराम कर सकता हूँ। इसका मतलब अब मैं हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर
अंदर जाने के बाद बस सिर्फ वहां पर आराम करूंगा। अगले सीन में हम हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर हैरिस विलेज का सीन देखते हैं, जहां पर सभी लोग काफी बोर हो रहे थे और फिर आपस में बात करते हुए कहते हैं उन सभी कामों को खत्म करने के बाद वे लगातार सो रहे हैं और काफी कम खाना खाते हैं। क्या उन्हें कुछ हो गया है? यह सुनकर ड्रैगन काफी घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है इंसान। लेकिन हम केल को देखते हैं जो अभी भी सो रहा था। असल में उसका पीसफुल लाइफ शुरू हो गया था और फिर उसे देखते हुए अपने मन में कहता है वह काफी ही ज्यादा सोता है, कम खाना खाता है और ज्यादा ना हिलता है और ना डुलता है। आखिरकार उसे क्या हुआ? क्या वह बीमार हो गया? यह सुनकर ग्रे और रेड घबरा जाते हैं। तभी ड्रैगन कहता है मैंने पहले से ही उसे चेक कर लिया, उसके ऊपर कोई भी कर्ज या फिर पॉइजन नहीं है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वह बीमार हो। क्या यह फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस का साइड इफेक्ट है? आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? तभी वहां पर हांस आ जाता है। हांस को देखकर वे सभी काफी क्यूट बनते हुए हांस से कहते हैं हांस आज क्या बना है और हम क्या खाएंगे? उन सभी के ऐसे क्यूट फेस को देखकर हांस पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है जब भी ये लोग मुझे इस तरह देखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल धड़कना रुक गया। और आज रात रोन का जूसी स्टिक बना है जो उसका फेवरेट है और उसे मिस रोजलिन और सर बिकॉक्स ने बनाया है। हांस की बात को सुनकर केल की आंखें खुल जाती है और फिर वह अपनी चेयर से उठते हुए कहता है मैं काफी आलसी हो रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ स्ट्रेच कर लेना चाहिए। और क्या सभी लोग वापस आ गए? अगले सीन में हम रॉन को देखते हैं जो पूरी तरीके से हील हो गया था और फिर लाकर केल को नींबू पानी देता है, जिसे देखकर केल अपने मन में कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तभी बिकॉक्स काफी गुस्से में कहता है आखिरकार तुम नहाने क्यों नहीं जा रहे? यह सुनकर वे सभी लोग हंसते हुए कहते हैं सर बिकॉक्स प्लीज समझिए, क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे थे और हमारे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले कुछ खाना चाहते हैं। वाइस कैप्टन की बात को सुनकर केल भी कहता है हाँ तुम लोग भी खा सकते हो। और फिर चोईहान से कहता है चोईहान क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि उन लोगों के साथ आराम से ट्रेनिंग करना? चोईहान कहता है हाँ मैं उन लोगों के साथ आराम से ट्रेनिंग करता हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केल उन सभी को देखते हुए अपने मन में कहता है हाल ही में वे सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और चोईहान के साथ रोज फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जाते हैं और खुद को ट्रेन करते हैं, इसलिए सुबह को वे काफी एक्टिव रहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी स्क्वाड को तैयार कर रहा हूँ। तभी रोजलिन केल से पूछती है यंग मास्टर केल कि हम सर्दियों में यहीं पर रहेंगे? केल कहता है हाँ तुमने सही कहा, और जब स्प्रिंग आएगा तो हम वापिस से हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर लौट जाएंगे और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। यह सुनकर रोजलिन भी खुश हो जाती है और केल को शुक्रिया करती है और फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है यह काफी अच्छी बात है कि मेरे पास काफी सारे लोग हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर फिर से केल आराम करने के लिए बैठ गया था और उसे देखते हुए सिल्वर और रेड कहते हैं क्या वह बोर हो रहे हैं? आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? तभी अचानक से कम्युनिकेशन क्रिस्टल ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर ग्रे कहती है यह तो क्राउन प्रिंस का वीडियो कॉल है, हमें जल्दी से इसे कनेक्ट करना चाहिए। और फिर वीडियो कॉल को कनेक्ट कर देती है। केल को देखते हुए क्राउन प्रिंस कहता है हमारे देश के प्रीसियस ट्रेजर यंग मास्टर केल, क्या हाल चाल है? क्राउन प्रिंस की बात को सुनकर केल इरिटेट हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या वह रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। और फिर क्राउन प्रिंस से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप भी काफी मजे कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस भी कहता है हाँ आपने सही कहा। और फिर केल से आगे कहता है क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? केल कहता है यह काफी मुश्किल है क्योंकि आजकल मैं काफी बिजी रहता हूँ। यह सुनकर क्राउन प्रिंस केल को बताता है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं जल्द ही मारा जाऊंगा और मुझे क्राउन प्रिंस के पोजीशन से हटा दिया जाएगा। यह सुनकर केल सीरियस हो जाता है और फिर आगे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ क्या हुआ। हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो काफी परेशान था और फिर कहता
कहता है, क्या आपने डार्क एल्फ के विलेज के बारे में सुना है? क्राउन प्रिंस की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो इसका मतलब मेरा पीसफुल लाइफ जल्द ही खत्म होने वाला है। आखिरकार अब मैं क्या करूँ? तभी क्राउन प्रिंस केल से आगे कहता है, आपको वहाँ पर जाकर वहाँ से कुछ लाना है, क्योंकि मैं और डार्क एल्फ कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर घूमना मेरे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक ह्यूमन मिलेगा, इसलिए आपको वहाँ पर जाना होगा। और एक ऐसा आइटम है जिसे काफी स्किल क्राफ्टमैन ने बनाया है, अगर कोई भी डार्क एल्फ उस आइटम के कांटेक्ट में आता है तो वह आइटम तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। केल पूछता है, आखिरकार वह आइटम क्या है? यह सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, आखिरकार मेरे आसपास ऐसे लोग क्यों हैं? केल पूछता है, क्या कहा तुमने? यह सुनकर क्राउन प्रिंस अपनी बात को बदल लेता है और कहता है, आप तो महान है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। और फिर अपने मन में कहता है, वह मेरे वीकनेस को जानता है, लेकिन फिर भी वही एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर अभी के लिए मैं यकीन कर सकता हूँ। और फिर केल से आगे कहता है, अगर आप इसे अभी नहीं कर सकते तो आप इसे करने के लिए अपने किसी सबॉर्डिनेट को भेज सकते हैं, और ऊपर से मुझे एम्पायर जाना होगा, क्योंकि एम्पायर की क्राउन प्रिंस ने और सन गॉड ट्विंस ने मिलकर एक फेस्टिवल को रखा है। यह सुनकर केल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है, यह ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना, और ऊपर से ऐसा कुछ नोवेल के अंदर भी नहीं हुआ था। सन गॉड ट्विंस ये दोनों ऐसे लोग हैं जो सन गॉड की पूजा करते हैं और इन्हें सेंट और सेंटनेस कहा जाता है, और वे लोग इस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ वे लोग काफी दयालु हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी को सजा देनी होती है तो वे गॉड के हिसाब से उन्हें सजा देते हैं और उनके कहे मुताबिक काम करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस केल से आगे कहता है, अगर मैं सन गॉड के चर्च जाता हूँ और मैं एक डार्क एल्फ हूँ तो मैं हो सकता है कि वहाँ पर पकड़ा जाऊं, इसलिए यह मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। केल कहता है, तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ खतरनाक हो सकता है। और फिर अपने मन में कहता है, डार्क एल्फ जिसे साउथर्न कॉन्टिनेंट के अंदर नफरत किया जाता है, और अगर इसके बारे में किसी को पता चल जाता है तो वे लोग क्राउन प्रिंस को उसके पोजीशन से हटा देंगे। तभी क्राउन प्रिंस केल से आगे कहता है, अगर ऐसा हुआ तो वे दोनों ट्विंस मुझे मारने की कोशिश करेंगे। केल आगे अपने मन में कहता है, वे दोनों सन को सिंबलाइज करते हैं, और अगर उन्होंने डार्कनेस को देख लिया तो वे लोग ऐसे लोगों को जला देते हैं और उन्हें जस्टिस के नाम पर मार डालते हैं। इन सभी बातों को सोचकर मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती और मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेफली वहाँ पर चले जाएं, और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं आपके बिना वहाँ पर जाऊँ। केल क्राउन प्रिंस से पूछता है, लेकिन आखिरकार इंपीरियल क्राउन प्रिंस ने आपको वहाँ पर क्यों बुलाया है? मुझे नहीं लगता कि उसने दूसरे किंगडम को इनवाइट किया है। क्राउन प्रिंस कहता है, आखिर किसे पता होगा। यह सुनकर केल कहता है, क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? तभी क्राउन प्रिंस केल से आगे कहता है, मुझे जैसा पता है कि क्राउन प्रिंस और एम्परर रिलीजियन को अपने एम्पायर से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने सन गॉड टेम्पल के नाम से एक पार्टी रखी है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वे लोग क्या करना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है, और ऊपर से सेंट्रल एल्केमी टावर को बने हुए 500 साल से ज्यादा हो गए, और वे लोग इन दोनों चीजों को एक ही साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। केल कहता है, तो वे लोग सच में दो इवेंट को एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और फिर काफी सीरियस होकर क्राउन प्रिंस से कहता है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई गड़बड़ है। क्राउन प्रिंस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और मुझे पूरा यकीन है कि इवेंट के दौरान कुछ न कुछ तो होगा। क्राउन प्रिंस की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और ऊपर से मैं ऐसे सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। और फिर आगे कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। यह सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, जो भी हो, लेकिन मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और मैं इसके बदले आपको जरूर कुछ दूंगा। केल अपने मन में कहता है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, और मैं उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। और फिर क्राउन प्रिंस से आगे कहता है, योर हाइनेस जो हमारे देश के स्टार हैं और सभी के दिलों में बसते हैं, आखिरकार वह जगह कहाँ पर है जिसकी बात आप कर रहे हैं, यानी कि डार्क एल्फ विलेज।
तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।